जो हमारी कंडीशन है वो है हमारी व्हेन द सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी जो फेज 1 में हमारा एक्स एज इट इज है, 2 में उसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा हो। ठीक है, तो सेम वही जैसे हमने पीछे बनाया था उसके हिसाब से हमने फेज 1 में एक्स की सोल्यूट की कंसंट्रेशन C1 मान ली, टोटल कंसंट्रेशन फेज 2 में सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमने C2 मान ली। उसके बाद हमारे पास मान लेते हैं कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अनडिसोसिएटेड हमारे पास 1 माइनस अल्फा C2 हो जाएंगे। वो कैसे कि C2 है, जब दोनों डिसोसिएट नहीं हुए तो 0 कंसंट्रेशन, लेकिन जब डिसोसिएट हो जाते हैं तो अल्फा C2 डिसोसिएट हो गए तो अल्फा C2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो इसमें टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो C2 माइनस अल्फा C2 1 माइनस अल्फा इंटू में C2, ये हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी किसकी, जो हमारे अनडिसोसिएटेड बच गए। अगर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो उसके बाद हम अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू इक्विलिब्रियम 1, अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उस पर जो हमारे जो ये है इक्विलिब्रियम 1 है हमारी, इसके ऊपर आप कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेटेड ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल इन फेज 2। तो उसके हिसाब से हम जैसे कि नॉर्मल मॉलिक्यूल फेज 1 के अंदर C1 थे, C1 उनकी कंसंट्रेशन थी, ऐसे ही हमने ये निकाल ली, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद इसका उल्टा भी हो सकता है कि फेज 1 में क्या हो सकता है, डिसोसिएशन हो सकता है, फेज 2 में नॉर्मल रह सकता है, तो उस कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा C1 डिवाइडेड बाई C2 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेशन हम C2 मान के चलेंगे फेज 2 में। अगर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि दोनों में ही क्या हो जाए, हमारा डिसोसिएशन हो जाए, तो हमारे पास जो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनेगा ये बनाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये कंडीशन क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले वाला जो हमने डिस्कस किया उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ भी आप इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया। वहाँ पे उसकी जो मॉलिकुलर स्टेट थी उसमें एसोसिएशन हो रहा था, उसकी जो प्रॉपर्टी में चेंज कम था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक डिसोसिएशन में क्या हो रहा है कि एक बिल्कुल अलग वाले में ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एसोसिएशन हो रहा था, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा था। सिंपल ही आपको इसे ये याद रखना है कि डिसोसिएट होने के बाद अनडिसोसिएटेड कितने बच गए उनको क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो 1 माइनस अल्फा C2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है कि तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या बनती है कि सोल्यूट सॉल्वेंट से भी तो कंबाइन कर सकता है ना। तो यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है ये थोड़ा सा ध्यान देने की है। इसमें कंडीशन में क्या हो रहा है कि मान लीजिए सोल्यूट अंडर को कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द सॉल्वेंट, किसी उनमें से किसी एक सॉल्वेंट के साथ क्या हो रहा, कंबाइन हो रहा हो। ठीक है, तो हम केस मान के चलेंगे, मान लीजिए फेज 2 में वो सॉल्वेंट से कंबाइन हो रहा हो, फेज 1 में एज इट इज रहता हो, एक्स में रहता है, फेज 2 के अंदर मान लीजिए n मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट के साथ x कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना लेता है XNS। ठीक है, तो हमारी सेम वही अजम्पशन लेके चलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट X नॉर्मल मॉलिक्यूल इन फेज 1 C1 मान ली, कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल इन फेज 2 C2 मान ली, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन फेज 2 CS मान ली। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है भाई ये CS, और उसके बाद हमारा जो कंपाउंड बन गया उसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली CC। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है, सो इक्विलिब्रियम 1 है, उसके ऊपर क्या अप्लाई कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो नंबर ऑफ concentration of X in phase 1 divided by concentration of X in phase 2 equal to constant K, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है K। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन 2, अब कॉम्बिनेशन की बात आ रही है, तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे, वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, इस इक्वेशन के ऊपर। वो क्या होती है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर टू देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर। सेम ऐसे ही जैसे कि XNS की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय X की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट X है, S की कंसंट्रेशन, अब उसका कुछ कोफिशिएंट उसको पावर में ले लिया इक्वल टू K1। सेम यहाँ पे ये कर रखा है, ये चीज़ थी। अब XNS की जो कंसंट्रेशन CC मान के चले आप, S की कंसंट्रेशन CS मान के चले, X की कंसंट्रेशन आप C1 मान के, सॉरी फेज 2 के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो C2 भाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद देखिए आपके पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम CS क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। शुरू में जब हमने डिस्कस किया था
कि सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम है, सोल्यूट की अमाउंट कम है, कम अमाउंट है तो कम ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, वो कंबाइन होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ये बोल दीजिए कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है सोल्यूट के कंपैरिजन में, ठीक है। सोल्यूट के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट है तो इसको हम कांस्टेंट मान के चल सकते हैं CS को, ठीक है। कांस्टेंट मान लिया, उस साइड लेके जाऊंगा मैं, ओवरऑल इसको मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, K2 हो जाएगा ये, K1 की जगह इसे कोई और वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, उसके बाद मैंने 1 ऐड कर लिया दोनों साइड, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद इक्वेशन 5 जो आई है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन 5, इसको 7 से, इस इक्वेशन से क्या कर लिया, जो ये 7 इक्वेशन आई है 7 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनती है ये बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा K3, यानी कि ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, उसको हमने एक अलग से वैल्यू दे ली K3। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, C1 क्या है, C1 है हमारी नॉर्मल मॉलिक्यूल, नॉर्मल सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन फेज 1 डिवाइडेड बाई C2 इंटू CC। C2 क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूल इन फेज 2, C क्या है, कंपाउंडेड मॉलिक्यूल जो कंपाउंड बना चुके हैं, तो यानी कि अनकंपाउंडेड प्लस कंपाउंडेड, ये तो टोटल ही कंसंट्रेशन हो गई ना सोल्यूट की, सॉल्वेंट के अंदर कुछ तो अनकम्बाइंड थे, कुछ ने कंबाइन कर लिया, तो यानी कि टोटल कंसंट्रेशन थी हमारे पास, ठीक है। जो हमारी टोटल कंसंट्रेशन थी C2 मान के चले था ना, तो उसके बराबर ही हो जाएगी ना ये तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कॉम्बिनेशन हो रहा हो सोल्यूट का किसी भी एक सॉल्वेंट के साथ, तो हमारा लॉ में कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आप क्या लिख सकते हो वहाँ पे, वी conclude that when the solute enter into chemical combination with one of the solvent, there is no modification of distribution law except the numerical value of partition constant change। सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा कि जो एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू में चेंज हो सकता है, अदरवाइज वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेम रहेगा, जो क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज 1 डिवाइडेड बाई टोटल कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सोल्यूट इन फेज 2 इक्वल टू कांस्टेंट।